गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सोशल साइंस का वर्कशीट नंबर 72 करने जा रहे हैं। ये आपका अर्थशास्त्र का वर्कशीट है, इकोनॉमिक्स का वर्कशीट है और आज की डेट है 31/12/2020। और आप सबको पता है आपकी क्लास 10th है। तो आपके इकोनॉमिक्स का जो वर्कशीट आया है वो चैप्टर 2 से आया है और चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी क्यों कहा जाता है? टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेक्टर सेवा प्रदान करती है, सर्विस प्रोवाइड करती, इसलिए कहा जाता है। वैसे थोड़ा सा इसके बारे में मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है ना। ये देखिए यहाँ पे है ना, क्या है, तीर्थक गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजित करती है, इसलिए तीर्थक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जो बात मैंने कही वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य पब्लिक सर्विस है, आम जनता की भलाई है। ठीक है, निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है अपने फायदे के लिए काम करता है ये। ठीक है, इसके सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आपकी बुक से ही ये सारा कुछ लिया हुआ है, तो आप लोग बुक को पढ़िए ज़रूर और देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में हैं। तो आपको समझ में आ गया सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक क्या है। ठीक है, अब मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जैसे पूरे साल में मान लीजिए कुछ महीने आपको काम मिल रहा है और कुछ महीने आपको काम नहीं मिल पा रहा है। किसी मौसम में आपको काम मिल रहा है और किसी मौसम में आपको काम नहीं मिल पाता है। जैसे कृषि में होता है ऐसा, जैसे धान की खेती हो रही है तो उन दिनों में मज़दूरों के पास काम रहता है और जब वो हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद उनके पास काम नहीं रहता है। तो ऐसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सरकार किस प्रकार कृषक एवं उपभोक्ताएं दोनों की सहायता करी है? तो सरकार एक उचित दाम पर कृषक से कोई भी अनाज या कोई भी चीज़ें खरीदती है और उसे सेलर्स को देती है, जितने भी दुकानदार हैं उनको देती है, ताकि हम जो उपभोक्ता हैं, जो हम कंज्यूमर्स हैं, वो सस्ते दामों पे उसे ले सके। तो इस तरह सरकार कृषक और उपभोक्ता दोनों की भलाई कर रही है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ये शब्द से ही आपको पता चल रहा है, आर्थिक मतलब जिसमें पैसे मिल रहे हों और गैर आर्थिक जिसमें पैसे नहीं मिल रहे हों। तो आर्थिक वो क्रिया है जिसमें धन प्राप्त हो, पैसे प्राप्त हो। गैर आर्थिक वो है जिसमें धन प्राप्त नहीं हो। ये मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ तो मुझे इसके बदले पैसे मिल रहे हैं, तो ये आर्थिक क्रिया हो जाएगा। और अगर मैं घर में खाना बना रही हूँ तो मुझे इसके बदले पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हुए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट करें। तो आप ये देख चुके हैं ऊपर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल बताना है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का। ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। मैं वेट कर रही हूँ, आप सारे बच्चे इसको देखने के बाद मुझे बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए। संगठित क्षेत्रक क्षेत्रक में वो उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वो क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होता है और उन्हें सरकारी नियमों और
विनियमों का अनुपालन करना होता है। इस नियमों एवं विनियमों का अनेक विविधता जैसे कारखाने अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि के उल्लेख किया गया है। मतलब इसमें क्या होता है, संगठित क्षेत्र जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर होता है और इसमें रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं और सब चीज़ का रूल बना होता है कि उन्हें क्या सर्विस दिया जाएगा, उन्हें अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उनको क्या हॉस्पिटलिटी दी जाएगी और उनकी मिनिमम वेजेस कितने होंगे। ठीक है। और असंगठित अधिनियम मेन इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कि वो सरकार के द्वारा रजिस्टर नहीं होता और इसमें ये सारे रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते। इसमें जो आपको रोज़गार दे रहा है उसकी मर्ज़ी चलती है, वो जब चाहे आपको रोज़गार दे और जब चाहे आपसे रोज़गार छीन ले और कोई भी इसमें कायदे कानून नहीं होते। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से इसे पढ़ के लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। ठीक है। तो महात्मा गांधी ग्रामीण अधिनियम, ये देखिए, केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी अधिनियम और रोजगार अधिनियम कहा जाता है, मनरेगा कहा जाता है। मनरेगा के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में समक्ष है और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो वो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाती है जिससे भविष्य में भूमि के उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत में कई प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे मौसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है। अब ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर यहाँ पे है, आप देख लीजिए, मैंने मार्क कर दिया है। पहला है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र का उत्पादन अंतिम वस्तुओं की सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्र के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं? यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादकों व उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। तो ये हो गया दोहरी गणना। उसके बाद सी है अल्प रोजगार से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ देखिए इसका आंसर है कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ये बेरोजगारी छिपी हुई होती है। इस प्रकार से बेरोजगारी को हम छिपी बेरोजगारी भी कहा जा सकता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए एक उपाय बताएं। तो अगर हम गांव में एक उद्योग खोल देते हैं तो वो लोग जो कृषि में अल्प बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं वो वहाँ ना काम करके उद्योग में काम कर सकते हैं और इसको दूर किया जा सकता है। तो ये आपका वर्कशीट कंप्लीट हो गया। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसे सॉल्व कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।